दिलचस्प वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रज्जो और शाह एपिसोड नंबर 29। सज्जाद, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आलिया सिंगार मेज के पास खड़े सज्जाद गिलानी के पास आई थी। मैंने तुमसे एक दफा कहा है कि मेरे मामलात में दूर रहो तो बेहतर होगा, शोमेज ने खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा। उसका अंदाज बहुत आम सा था, जैसे आलिया क्या कह रही हो उसे फर्क ही ना पड़ता हो। तुम बहुत पछताओगे सज्जाद गिलानी, बहुत। आलिया ने उसे तासुफ से देखा। सज्जाद गिलानी को कोई कहे कि इश्क में बर्बाद हो जाओगे तो वो कबूल कर लेगा, लेकिन कोई ये कहे कि इश्क करके पछताएगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इश्क में पछताओ थोड़ी होता है। सज्जाद गिलानी ने खुद को शीशे में एक नज़र फिर से देखा और अपने कॉलर ठीक करते हुए उसे नज़रअंदाज कर रहा था। आलिया ने उसे अफसोस से देखा। जो शख्स अपने लिए बर्बादी मांग रहा था, तुम्हारे हाथ में वक्त ज़ाया के अलावा कुछ नहीं आएगा, आलिया ने दिल में सोचा। और तुम मेरी बातें मत सुना करो। सज्जाद जानता था इसने ऐना और सज्जाद की बातें सुन ली थी, इसलिए ये सवाल कर रही थी। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। मुझे बर्बाद होना अच्छा लगता है, सज्जाद कहते साथ बाहर निकल गया, जबकि आलिया महज अफसोस के सिवा कुछ न कर सकी। सज्जाद गिलानी सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि सामने से उसे शनावर शाह आते हुए दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, सज्जाद ने सादत मंदी से जवाब दिया, जबकि शनावर शाह का थप्पड़ वो कभी नहीं भूल सकता था। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वो दोनों वहीं गोल तर्ज की बनी सीढ़ियों में ही ठहर गए। जी, कोई काम था, मुझे बुला लेते। हाँ, काम ही था। तुम लाहौर जा रहे हो? उन्होंने जांचती नजरों से उसे देखा। जी। तो फिर अपनी फुप्पो की तरफ चक्कर लगाते रहा करो, तुम जानते हो ना हम क्या चाहते हैं। उन्होंने जैसे सज्जाद को समझाना चाहा। जी जानता हूँ, आप फुप्पो की जमीन चाहते हैं। सज्जाद का लहजा तंज वाला नहीं था, लेकिन वो नामहसूस से अंदाज में तंज कर चुका था। ठीक है ताया जान, मैं चलता हूँ। सज्जाद ने इजाजत चाही। ठीक है। वो भी वापस मुड़ गए थे। गालिबन उनका काम हो गया था। दौलत और इश्क का लालच इंसान को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा कर देता है, सज्जाद गिलानी ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा। अस्सलाम वालेकुम। फोन उठाते साथ ईरज ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? ईरज ने जवाब तलब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर सा जवाब आया था। ईरज समझ गई थी वो आज खुश नहीं है। आज शोमेज गिलानी ने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए कागजात में भी तलाक दे देनी थी। कैसी अजीब थी उसकी किस्मत भी। वो ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी जिसकी मोहब्बत से रिहाई मुमकिन भी नहीं थी, और वो कैद उसे अंदर ही अंदर ख़त्म भी कर रही थी। ईरज नंगे कदमों से फर्श पर चलते हुए खिड़की के पास आई। बाहर का लाहौर का मौसम देखा। अबर आलूद था, लगता था बारिश खूब जमकर बरसने वाली है। वो चाहती थी बारिश हो जाए, वो एक बार इन बारिश की बूंदों में आंसू बहा ले। वो इस शख्स की तकलीफ में मुब्तला थी जो किसी और की तकलीफ में मुब्तला था। दोनों तरफ लंबी खामोशी थी। फिर इस खामोशी को ईरज ने अपनी आवाज से तोड़ा। शाह, मैं बेसुकून हूँ। जवाब वो जानती थी, जवाब तहज्जुद था। वो उसकी डायरी में लिखी हर बात पढ़ चुकी थी और उसे सब याद भी था, लेकिन आज वो शोमेज गिलानी के मुंह से सुनना चाहती थी। गरीबों को दो, जो हो सकता है दो। खुदा की कसम, जो सुकून किसी के चेहरे पर खुशी देकर मिलता है ना, वो कहीं नहीं। जवाब बिल्कुल खिलाफे तवक्को था। शाह, मैं भला किसी को क्या दे सकती हूँ? मेरे पास है ही क्या जो किसी को दूं? क्या देने वाली चीज सिर्फ पैसे ही होते? शोमेज के सवाल पर वो हैरान हुई। वक्त से कीमती कुछ नहीं होता। शाह, आपने मुझे तहज्जुद का नहीं कहा,
ईरज ने बात बदली। न जाने क्यों उसे शोमेज़ की बातें अजीब लगीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जवाब तुम जानती हो। मैं तुम्हें वो बताना चाहता था जो तुम नहीं जानती। ईरज को खासी खजालत महसूस हुई। मतलब वो जान गया था कि वो उसकी डायरी पढ़ती है। खुद को झुका देने से बड़ी कोई आजी नहीं। खुद को झुका लेने में बहुत सुकून है। शाह, आप इतने आजिज कैसे हैं? अजियत इंसान को आजिज बना देती है। शोमेज़ ने फौरन जवाब दिया। अजियत कैसे आजिज बनाती है? वो आसमान पर छा जाने वाले बादलों को गौर से देख रही थी। अजियत इंसान को खुदा के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है, और जब खुदा के सामने झुका जाता है तो समझ आती इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं। वो तो गुलाम है अपने रहमान का। फिर खुमारी कैसी? लफ्ज़ जब ईरज के जहन में आया था। जब मतलब जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी तो खुदा के हुजूर लाजमी झुकना है। कुछ देर से झुकते तो कुछ जल्द झुक जाते हैं। शाह, अजियत की आखिरी हद क्या है? दिल में किसी को रखते हुए भी उसे भूलने की कोशिश अजियत की आखिरी हद है। ईरज फीका सा मुस्कुराई। इन दोनों में कितनी बातें मुश्तरका थीं। दोनों ही भूलने की कोशिश कर रहे थे, ईरज उसको और वो किसी और को। अपना काम याद है ना? शोमेज़ ने बातों का रुख काम की तरफ मोड़ा। जी, बहुत अच्छे से, उसने खोए हुए अंदाज में कहा। उसे याद था वो बस शोमेज़ की जिंदगी में तब तक है जब तक उसका काम नहीं हो जाता। उसके बाद दोनों के रास्ते अलग थे। ईरज बच्चे, आप तैयार हैं? हुसैन शहजाद ने ईरज के कमरे में दाखिल होते पूछा। दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो सीधा अंदर ही आ गए। ईरज स्याह चादर से खुद को लपेटे हुए, एक हाथ में सफ़ेद पर्स पकड़े हुए, पाँव में सादा चप्पल पहने हुए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन हुसैन शहजाद की नज़रों ने उसे अजीब देखा। बच्चे, आप जानती हैं ना आप किस काम के लिए जा रही हैं? फिर ऐसे कपड़े कोई ऑफिशियल ड्रेसिंग कर लें। उनका इशारा उसकी स्याह चादर, सफ़ेद शलवार कमीज जिस पर शीशे लगे थे और पाँव में सादा चप्पल थी। ईरज ने एक नज़र खुद को देखा। क्या हुआ है? उसने नासमझी से उन्हें देखा। नहीं, मेरा मतलब आप ठीक लग रही हैं, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे। उन बड़ों का असल भी मिट्टी है और मेरा भी। मैं अपना असल भूल नहीं सकती। मैं गांव की लड़की हूँ। आज हाई क्लास लोगों में जाकर अपनी औकात भूल जाऊं और नामुनासिब कपड़े नहीं पहन सकती। जी ठीक है। उन्होंने शाने उचकाए और वापस मुड़ गए। ईरज भी उनके साथ घबराते हुए कदम रखने लगी। सियाह चादर, पाँव में सफ़ेद चप्पल, हाथ में सफ़ेद पर्स, सफ़ेद सूट। कौन थी जो इतने सादे से लिबास में इतने बड़े लोगों की महफिल में खड़ी थी? सज्जाद गिलानी ने इस लॉन में कदम रखा, जहां रात के अंधेरे में बत्तियों और कुमकुमों की रोशनियां इस पार्टी की जीनत में इजाफा कर रही थीं। इस महफिल में बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन सबकी नज़रों का मरकज़ वो नई लड़की थी जो वहां मौजूद थी, जो हुसैन शहजाद के साथ खड़ी किसी और से मिल रही थी। सज्जाद गिलानी की तरफ उसकी कमर थी। मेहमानों की रिफ्रेशमेंट के लिए मौसीकी का इंतज़ाम किया गया था, जो मधम मधम गा रहे थे। नुसरत साहब के गाने को कोई अपनी सुरीली आवाज़ में गा रहा था। कुछ काले बदलां तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां बरसातां। सज्जाद गिलानी अब मजीद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके करीब आ चुका था। कुछ काले बदलां तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां बरसातां। उसने एकदम मुड़ कर देखा था। गंदमी रंगत, तीखे नकूश, सियाह आंखें, वही थी वो रज्जो थी। उसको एक लम्हे के लिए लगा था आसमान के बादल एकदम से बरसना शुरू हो गए हैं। टुर गए ओ सजना नींदरा खो के, जाग के कड्डियां रातां। आवी जा ना सता वास्ता प्यार दाए, रुत्तां सोहणियां मुड़ नहीं आनियां। ईरज की आंखें उससे दो चार हुईं।
ईरज ने एकदम उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ देखा। ईरज को सज्जाद शाह की नजरें परेशान कर गई थीं। शोमेज ने कहा था वो पार्टी पर उसके साथ होगा, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आया था? क्या वजह थी? उसका शोमेज से सुबह के बाद राब्ता भी तो नहीं हुआ था, और वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकता था। उसने आज ही ऐना को तलाक देनी थी और वो सुबह ही आ सकता था, लेकिन शोमेज ने उससे वादा किया था वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ सका था। मजबूरी वो जानती थी, तलाक तो उसने कल ही दे देनी थी, फिर देर क्यों की वो नहीं जानती थी। दिल तेनू दे बैठी खावरे इसे लई करना है बेपरवाहियां। ईरज का दिल चाहा वक्त खुद को दोहराए और शोमेज गिलानी उसे दरवाजे से आता हुआ दिखाई दे, लेकिन इस दफा वो नहीं आया था। उसे यहाँ लोगों में बहुत अजीब महसूस हो रहा था, और सज्जाद शाह उसे ऐसे क्यों देख रहा था? क्या वजह थी? सज्जाद कदम कदम उठाकर उसके करीब आ रहा था। ईरज एक कोने में खड़ी थी। हुसैन शहजाद उसके पास अब नहीं था, वो अकेली थी। ईरज का दिल चाहा सब छोड़कर वहां से चल दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम आ गई वापस? ईरज ने उसे कहते सुना। वो उसके नजदीक आ चुका था। ईरज ने उसे माथे पर तेवरी लाते हुए देखा। वो उसे सज्जाद गिलानी महसूस नहीं हुआ था। आंखों में सुर्ख रंग लिए वो उसे देखता रहा। उसे रह रह कर शोमेज गिलानी पर गुस्सा आ रहा था। शाह ने उसे क्यों नहीं बताया कि ये भी यहाँ होगा? ओ अरे सज्जाद! हुसैन शहजाद मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ईरज ने शुक्र का कलमा पढ़ा, लेकिन सज्जाद गिलानी उसे अब भी घूर रहा था। जानते हो ये कौन है? हुसैन शहजाद अब सज्जाद को ईरज से मिलवाना चाह रहे थे, जबकि शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये उससे पहले कि सज्जाद कुछ बोलता, हुसैन शहजाद खुद ही बोल पड़े। ये सैयद कारपोरेशन की CEO हैं, मिस्टर शोमेज गिलानी की वाइफ, तुम्हारी भाभी। सज्जाद को अपनी समातों पर यकीन न आया। वो जानता था शोमेज ने इसे निकाह किया होगा, लेकिन CEO? ये सब क्या था? ईरज एकदम सीधी हुई। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए अपना तारुफ खुद करवाना चाहा। जी मैं इनको जानती हूँ। क्यों सज्जाद शाह? लेकिन ये मुझे शायद नहीं जानते। मैं मिसिस शोमेज गिलानी। उसने पुरएतमाद लहजे में अपना तारुफ करवाया, जबकि सज्जाद गिलानी को कोई कहता कि वो अपना दिल रज्जों के लिए निकाल कर रख दे तो उसे इतनी तकलीफ ना होती जितनी इन अल्फाज ने दी थी। ये लड़की है शोमेज गिलानी की बीवी। इसके कपड़े देखो, इसकी पर्सनैलिटी को देखो। इसकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता तो नहीं इसकी बीवी कोई जाहल होगी। ईरज ने दो औरतों को तबसरा करते सुना। वो इस लॉन में सजे पंडाल से बाहर निकल रही थीं, जहां की रोशनियों में उसे अपना वजूद हकीर मालूम हो रहा था। वो बहुत बाएतमाद आई थी, लेकिन सज्जाद गिलानी को एकदम से अपने सामने खड़ा पाना और उसकी नज़रों की चुभन वो महसूस कर सकती थी। ईरज उनकी बातों पर रुकी। उन्होंने उसके रुकते कदम देखे तो उसको घूरना बंद किया। जबकि ईरज उनकी तरफ बढ़ी, वो अपनी बातों में महव हो चुकी थी। कैसी हैं आप? ईरज ने इस औरत को देखते हुए कहा, जिसने काले रंग की शेफोन की साड़ी पहनी हुई थी। आस्तीनें बिल्कुल रियां थीं। ठीक हूँ। वो एकदम से ईरज की खुद एतमादी पर गड़बड़ा गई। मैंने सोचा आप उनसे पूछ रही हैं कि क्या मैं शोमेज गिलानी की बीवी हूँ, तो मैं क्यों ना खुद ही बता दूं। ईरज ने खालिस इंग्लिश में बोला था। इन दोनों औरतों के मुंह खुले रह गए। जी सिर्फ बीवी नहीं, सैयद कारपोरेशन की ऑनर भी हूँ। ईरज ने सिर्फ इतना ही कहा था और वो मुड़ी। वो उनसे कभी बात ना करती, लेकिन उनकी बातों ने उसे रोक लिया। अब दिल ही दिल में वो शोमेज को बुरा भला कह रही थी। आखिर क्या जरूरत थी सब कुछ उसके नाम करने की? अब यहाँ उसके साथ भी नहीं था। जो कोई जैसे मर्जी चाहे उसके खिलाफ बात कर दे, वो किस किस का मुंह बंद करेगी। ईरज ने हुसैन शहजाद को देखा, जो अभी तक कुछ लोगों से बातें कर रहा था। इस खुले लॉन में तेज हवा चल रही थी। ईरज की नज़र साथ खड़े सज्जाद गिलानी पर पड़ी, जो अब तक उसे ही देख रहा था। ईरज बेबसी से दूसरी तरफ देखने लगी।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا سجاد گیلانی کی آنکھیں نکال لے جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شرم بھی نہیں ہے اس شاہ کو، مانا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں شمیز کی بیوی ہوں، پر اب تو پتا چل گیا نا، پھر بھی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا۔ ایرج کو اب کوفت ہو رہی تھی۔ ایرج ابھی ایک طرف ہی کھڑی تھی کہ اس کے پاس ایک نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ ہائے! ایرج کے سامنے اس نے ہاتھ کیا۔ 35 سالہ وہ نوجوان ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرا ایرج کے آگے کیے کھڑا تھا۔ جی؟ ایرج نے ہاتھ ملائے بغیر پوچھا۔ لہجہ اس نے پھر سے پورا اعتماد کر لیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ خاصی شرمندگی سے پیچھے کیا جبکہ ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑا رہا۔ شمیز گیلانی کی بیوی ہو؟ جی، کوئی شک؟ ایرج نے 2 ٹوک لہجے میں جواب کے بدلے میں سوال کیا۔ نہیں، کوئی شک نہیں، اس نے خباثت سے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ایرج خود ہی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے واپس مڑ کر اس شخص کو دیکھا جو ابھی تک اسے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایرج حسین شہزاد کے پاس گئی۔ سجاد بھی ادھر ہی تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے نظر انداز کرنا مناسب سمجھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے بھجوا دیں، ایرج نے حسین شہزاد سے کہا۔ ابھی چلتے ہیں، چلو آؤ، تمہیں مسٹر عباس سے ملواتا ہوں، پاکستان کے جانے مانے بزنس مین ہیں۔ ایرج اب انہیں کچھ نہ کہہ سکی، البتہ اس نے سجاد کو وہاں سے جاتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ سجاد سیدھا اسی نوجوان کے پاس گیا تھا جو ایرج کے پاس آیا تھا۔ وہ چند مزید لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ ایکسکیوز می، سجاد نے دوسروں کو کہا جو اس سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاتھ میں جوس کے گلاس تھے۔ وہ دونوں ہی مسکراتے ہوئے ایک طرف ہو گئے۔ اوہو، سجاد گیلانی، بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے والا نیا کھلاڑی، اس نے محظوظ سے انداز میں کہا۔ سجاد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس سے دور رہو۔ سجاد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے ادا کیا۔ کس سے؟ اس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ او، شمیز گیلانی کی بیوی سے۔ اس شخص نے دوبارہ دور کھڑی ایرج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، سجاد نے غصے پر ضبط رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے یہ شمیز گیلانی کی بیوی ہے، میرے اسے دیکھنے سے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے معنی خیز نگاہوں سے سجاد گیلانی کو دیکھا۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، اور تمہارا کردار کیسا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اسے دیکھنے کی بھی جرت کی تو آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا، یاد رکھنا۔ سجاد اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک بزنس مین اپنی بیوی کو بزنس میں کیوں لاتا ہے؟ تاکہ وہ مزید کامیابی حاصل کر سکے۔ سمجھ تو تم گئے ہوگے۔ اس سے پہلے کہ سجاد کچھ اور کہتا وہ وہاں سے مسکراتے ہوئے چل دیا۔ سجاد نے ایک نظر دور کھڑی ایرج پر ڈالی جس کا کسی سے تعارف کروایا جا رہا تھا۔ کل کی خبر اخباروں کی زینت بن چکی تھی۔ ہر جگہ چھپ چکا تھا کہ سید شمیز گیلانی نے اپنی بیوی کے نام سب کچھ کر دیا ہے۔ بزنس کی دنیا میں یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی۔ ایرج کو کالز پر کالز موصول ہو رہی تھیں۔ یہ شمیز کا ہی نمبر تھا۔ کوئی ایرج کی آواز سن کر اسے مبارک دے رہا تھا اور کوئی حیرت ظاہر کر رہا تھا۔ ایک چیز تھی جو اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی، اور وہ تھی کہ شمیز نے اب تک اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن کیوں؟ ایرج بہت اداس سا محسوس کر رہی تھی۔ کل سے شمیز سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایرج کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ آ جاؤ، اس نے اجازت دی تو شاہینہ کی ملازمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، ناشتہ کر لیں۔ ایرج نے سر ہلا دیا۔ آپ کی شاہ سے بات ہوئی؟ اس نے حسین شہزاد کو دیکھا۔ شاہینہ نے بھی جواب طلب نظروں سے اسے دیکھا، جس نے نفی میں سر ہلایا اور آملیٹ کانٹے کی مدد سے منہ میں ڈالا۔ کل سجاد بھی تھا پارٹی میں؟ شاہینہ نے سوال کیا۔ شاہینہ کا انداز ایرج کو مشکوک کر رہا تھا۔ جی تھے سجاد شاہ، اس نے حامی بھری۔ اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ ان کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی۔ نہیں، ایرج نے عام سے انداز میں جواب دیا، جبکہ ایک لمحہ اور نہیں گزرا تھا
انہیں ہال میں سے آوازیں آنا محسوس ہو گئیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ کہاں چھپا رکھا ہے اس کو تم لوگوں نے؟ یہ آواز شناور شاہ کی تھی۔ ایرج تو ایک دم ڈر گئی۔ شاہینہ کا ہاتھ بھی رکا تھا۔ بھائی جان؟ ممکن تھا کہ وہ آئیں گے۔ خیر چلو دیکھتے ہیں، حسین شہزاد نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور اٹھ گئے۔ ان کے انداز سے واضح تھا کہ وہ جانتے ہیں یہ آئیں گے۔ ردا بیگم بھی اس طرح یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ حسین شہزاد نے حال میں قدم رکھتے کہا۔ وہاں وہ اکیلے موجود نہیں تھے، سجاد گیلانی، علی گیلانی بھی موجود تھا اور امارہ بھی ساتھ ہی تھی۔ سجاد ایک طرف ہاتھ باندھے کسی تماشائی کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ شناور شاہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایرج آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئی تھی۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے وہ یقیناً بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ رہی وہ بدذات لڑکی۔ امارہ اس کی جانب بڑھی تھی، اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایرج نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ آپ مجھے گالی نہیں دے سکتی، بکواس بند کرو، شناور شاہ چلائے تھے۔ ایک غلام ہمارے گھر کی بہو کبھی نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہے شمیز؟ علی شاہ چلائے تھے۔ ایرج نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر علی شاہ کو دیکھا تھا۔ غلام؟ اس نے حیرت کے الفاظ دہرائے۔ میں سجاد کو غلط کہہ رہا تھا۔ تم حسین شہزاد، تم شمیز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ شاہینہ کا رشتہ، یہ سب بھی ابھی۔ میرا اپنا خون مجھ پر وار کرتا رہا، مجھے اندازہ تک نہ ہوا۔ ایرج کی دنیا تو غلام لفظ میں ہی قید ہو گئی۔ وہ غلام کیسے؟ غلام کس کی غلام؟ میں کسی کی غلام نہیں ہوں، میں شمیز گیلانی کی بیوی ہوں، اس نے خود کو کہتے پایا تھا۔ اس کی آواز ان سب سے بھی اونچی تھی، لیکن وہ اپنی آواز سن نہیں پا رہی تھی۔ تم سجاد کی غلام ہو، سنا تم نے؟ ایرج کو امارہ نے کہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میں کسی کی غلام نہیں ہوں، میں صرف شمیز گیلانی کی بیوی ہوں، سنا آپ نے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ اتنی دیر میں حسین شہزاد کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے موبائل اٹھا لیا۔ مخالف نے کچھ کہا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات سب جان سکتے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے موبائل رکھ دیا تھا۔ شمیز گیلانی نہیں رہا۔ اس نے اس آواز کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شمیز شاہ؟ رجو نے نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ سامنے خبر دینے والے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ ایرج نے وہاں کھڑے سب ہی نفوس کو روتے پایا تھا۔ لیکن شاہ نے تو وعدہ کیا تھا وہ آئے گا، اس نے وعدہ کیا تھا، پھر کیسے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ رجو نے حسین شہزاد کو دوبارہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو، کامتے ہاتھ، چہرے پر مسکراہٹ، جیسے امید ہو کہ حسین شہزاد کہے گا کہ بچے میں تم سے مذاق کر رہا ہوں۔ وہ ایرج کا جواب دینے کی بجائے افسوس سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے استانی جی کو روتے دیکھا، شمیز کی چچی کی بھی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ شمیز کے والد، ان کو دیکھنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے آسمان سے لا کر زمین پر لا کر پٹخ دیا ہو اور کہا جا رہا ہو، یہ ہے تمہاری اوقات رجو، یہ ہو تم جس کی زندگی میں سکون کہیں نہیں لکھا، جس کو اپنے عشق سے جدا ہونا ہی تھا، اسے اس شخص سے جدا ہونا ہی تھا۔ وہ زندہ رہتا تو طلاق لے کر، اور اب اس نے سب کو روتا پایا، لیکن اس کا وجود وہ کیا تھا؟ شمیز گیلانی کی بیوی، بیوہ، یا سجاد گیلانی کی غلام جس سے شمیز نے نکاح کر لیا تھا؟ ایک دم سے ماحول بدل گیا تھا۔ وہاں غصہ کی جگہ سب رو رہے تھے۔ اس نے تو اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس پائی تھی۔ وہ زمین پر گر چکی تھی، وہ گر ہی تو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بالوں کو نوچ ڈالے، اس کے سر میں خاک ڈال دی جائے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ شاہینہ اس کے پاس آئی تھی۔ بس میری بچی صبر کرو، وہ خود رو رہی تھی، لیکن اسے تسلی دے رہی تھی۔
उसने सबको इधर से उधर जाते महसूस किया था। इसको अम्मारा हवेली ले जा रही थी। अब उसको कहीं भी ले जाते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सामने सफेद शर्ट और सफेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा वो उसे बगौर देख रहा था। रब का खौफ करें शाह साहब, मुझे ऐसे ना घूरो, मैंने कुछ कहा ही नहीं। वो सफेद रंगत स्याह काली आंखों वाला 25 साला नौजवान अब उसे ना समझी से देख रहा था। तीखा नाक, खूबसूरत होंठ, सियाह बाल जो कि स्टाइलिश से कट हुए थे, कद तकरीबन 6 फुट, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी ना समझी के तासरात लिए उसे देख रहा था। What are you saying? उसने इंग्लिश में सवाल किया। रब तेरा लाख लाख शुक्र है, शाह नू उर्दू नहीं आती, नहीं तो रज्जो आज तेरा कत्ल अब्बा नहीं करना था। वो उसके सामने खड़े खड़े ही अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। हाथ में सफाई वाला कपड़ा पकड़ा हुआ था। अब वो बस वहां से भागना चाहती थी। अच्छा शाह साहब, मैं जाती हूँ, आप अपने कमरे में एंजॉय करें। वो तेज तेज बोलती वहां से निकल आई। रज्जो, आज तो तेरे बाल बाल बच गए हैं, उसने कमरे में दोबारा झांकते हुए हंसते हुए कहा। अब वो अपनी अलमारी खोल चुका था। ईरज उसके कमरे में खड़ी थी, वो वहीं अलमारी के पास खड़ा था। शोमेज का सोयम का खत्म हो चुका था। वो नहीं जानती थी इसको किसने क्या क्या कहा था। उसने किसी की कोई बात शायद सुनी ही नहीं थी, या सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दफा वापस आ जाओ, एक दफा वापस आ जाओ, मुझे एक दफा बता जाओ, इतने अच्छे क्यों थे? क्यों मेरी खातिर अपने खानदान वालों से दुश्मनी मोल ली थी? ईरज एकदम से बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसने इस कमरे में शोमेज की खुशबू महसूस की थी। यही उसने पहली दफा उसे देखा था। क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? वो उसी छोटे बच्चे की तस्वीर के पास आ चुकी थी। मुझे चूड़ियां भी तो ला कर देनी थी। आ जाओ ना वापस, एक बात फिर से मुझे चूड़ियां भेज दो। मैं वापस नहीं करती, वादा करती हूँ। अब घड़ा टूटने पर लड़ती भी नहीं। अडनिब्रा का घर हम दोनों का इंतजार कर रहा, आ जाओ ना। वो किसी बच्चे की तरह इस बच्चे की तस्वीर से जिद लगा रही थी। आप आएंगे ना तो हम वो महल भी तो देखना, अभी हम वहां भी तो नहीं गए थे। उसने खुद को जमीन पर गिरा लिया था। वो फर्श पर बैठ गई थी। मैं इस हवेली की गुलाम थी। आपने मुझे अपनी जिंदगी में बीवी की जगह दी और अब फिर से मुझे छोड़ गए हैं। वो रोते रोते साइड टेबल के साथ लग चुकी थी। 3 दिन से उसने किसी से बात नहीं की थी। इस हवेली की दीवारें उसे काट खाने को दौड़ रही थी। उसकी सियाह आंखें, सफेद रंगत। ईरज बेहोश हो चुकी थी। 3 दिन से पानी के सिवा उसके हल्क में कुछ नहीं गया था। शाहीना ने शोमेज के कमरे का दरवाजा खुला देखा तो अंदर आई। बेड के पास उसको एक बेहोश वजूद मिला। ईरज ने आंखें खोली तो उसने खुद को उसी कमरे में मौजूद पाया था जहां उसे आने की उसने खुली इजाजत दी थी। आइंदा कमरे में आने की इजाजत की जरूरत नहीं, जब दिल चाहे आ जाया करना। शाहीना उसके सामने खड़ी थी। मुझे ले जाए यहाँ से, वो यही कहीं है। मुझे इनकी इजाजत चाहिए इस कमरे में आने के लिए। उसने रोते हुए शाहीना के सामने हाथ जोड़ दिए थे। उठते साथ उसकी आंखों ने बरसात शुरू कर दी थी। ईरज बेटा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, कुछ खा लो। शाहीना ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चावलों का चम्मच उसके मुंह के आगे किया, जिसको उसने एक तरफ कर दिया। नहीं खाना मुझे, आप जानती हैं शोमेज मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाता था। हम साथ बैठकर खाते थे, हम बहुत खुश थे। वो मेरे साथ चाय पीते थे। मुझे उनके साथ एडनिब्रा के सर्द शामों में बैठकर चाय पीनी, क्या आप पिला सकती हैं? उसने शाहीना को लाजवाब कर दिया था। ईरज, मैं तुम्हारा गम समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं समझ सकता। ईरज अब उठकर बैठ गई थी। शाहीना के चेहरे पर बेबसी वो देख रही थी। देखना, वक्त सब ठीक कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब भूल जाओगी।
आप जानती उन्होंने मुझसे आखिरी बात क्या की थी? उन्होंने कहा था, दिल में किसी को रखते हुए भी भूलने की कोशिश करना अज़ियत की आखिरी हद है। मैं कहती हूँ नहीं, जो दिल में हो वो कभी भूल ही नहीं सकते। वक्त आगे बढ़ जाता, इंसान वही खड़ा रहता है। अज़ियत की आखिरी हद किसी को पाकर खो देना होती है। उसे अपने अंदर आग के शोले जलते महसूस हो रहे थे। उसने शाहीना की गोद में सर रख दिया था। वो बस रोना चाहती थी। कब तक रोगी मेरी बच्ची? जब तक आखिरी सांस है। शाहीना उसकी बेबसी को महसूस कर सकती थी। वो आजाद होकर भी कैद हो गई थी। आप कहती थी ना, जिसके जो इस काबिल होगा, जिसको सर उठाकर देखा जाएगा, वो इन जैसा नहीं होगा। उस्तानी जी, मेरे शाह वैसे ही थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शाहीना ने उसे पानी के साथ नींद की गोली दी थी, जिसके जेरे असर वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। शाहीना बाहर निकली तो उसे हुसैन शहजाद खड़े हुए मिले थे। कुछ खाया उसने? नहीं, शाहीना ने अफसोस से कहा था। पता चला शोमेस का कत्ल किसने किया? पता चल भी जाए तो तुम्हारे भाई उसको कुछ नहीं कहेंगे। शाहीना को उसके मुंह से ये बात सुनकर हैरत का झटका लगा था। क्या मतलब? मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ ये काम तुम्हारे छोटे भतीजे का है। हुसैन शहजाद की बात पर शाहीना को यकीन न आया। वो इतना घटिया नहीं हो सकता। शाहीना ने जवाब दिया, ठीक है, मत मानो। हुसैन शहजाद ने शाने उचकाए। उसको साथ ले चलें? उन्होंने कमरे की तरफ इशारा किया। वो ईरज का कह रहे थे। नहीं, उसकी इद्दत है, कैसे ले जा सकते हैं? ठीक है, वैसे भी तुम्हारे भाई इसको अब कुछ नहीं कहते। शोमेस की जायदाद की मालिक है। हुसैन शहजाद ने जैसे मजाक उड़ाया था। बस करें हुसैन, मेरे भाई इतने भी नहीं गिरे हुए, अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। वो बस ये कहकर चल दिए। शायद वो शाहीना से बहस में पड़ना ही नहीं चाहते थे। 1 हफ्ता गुजर चुका था। ईरज शोमेस के कमरे में ही थी। कभी रोती तो कभी उसकी यादों को याद करके हंसने लगती। वो इस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खाना उसे वहीं दे दिया जाता था। ईरज का सामान उसके बैग्स में ही था। वो भला उसकी अलमारी से कपड़े कैसे हटा सकती थी, जहां वो खुद जोड़ती थी। ईरज उठकर इसकी अलमारी के पास आई। अलमारी के लॉक तो खोल दिए गए थे, लेकिन उसने आज हिम्मत की थी। इसके कपड़े वैसे ही नफासत के साथ वहां खड़े थे। हर चीज अपनी अपनी जगह पर थी, लेकिन एक चीज उसकी नजर से गुजरी। ये दूसरी दफा गुजर रही थी। लाल रंग की डायरी। ये तो शाह की डायरी थी। ये तो वही थी जो उसने एडनिब्रा देखी थी, लेकिन तब उसे पढ़ना नहीं आता था। बाहर उसे बादल के गरजने की आवाज आई थी। उसने खिड़की की जानिब देखा, जहां से टिप टिप पानी की बूंदों की गिरने की आवाज आ रही थी। उसने फिर से इस डायरी को देखा। लाल डायरी। वो उठाकर बेड पर ले आई थी। पहला सफ़ा खोला। शोमेस गिलानी मिस्ट्री। वही अल्फाज थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।